वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 11 एनसीईआरटी सिलेबस में भी आपको मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट है आपके क्लास के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। और साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते किसको है? प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, अकरेंस या होने के चांसेस कितने हैं। ये चीज हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि या तो आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है 50%, मतलब 1/2, हाफ। या टेल आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना या चांसेस कितने हैं, वो भी 50%। तो ये तो एक मोस्ट सिंपल एग्जांपल हुआ कि हम कॉइन को टॉस करते हैं और हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं या गेस करते हैं। बट और भी कई ऐसे केसेस हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। उसमें हर सरफेस में कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं या नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर हम लोग थ्रो करते हैं, इसको हम लोग रोल आउट करते हैं और हम कहें कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर्स, पर्टिकुलर डिजिट, सपोज कर लें 5 आने के कितने चांसेस हैं, तो कितने चांसेस हो गए? टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें से किसी एक आउटकम 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5 होने की? 1/6। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज करके एक मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन में आए, हम थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। और इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करने चाहिए, समझने चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? अगर हम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें तो ये आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को। अगर हम अगर करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि अगर हम कॉइन को थ्रो करें तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं। जैसे कॉइन को थ्रो किया तो वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या हैं, या तो हेड या टेल। इसी तरह से अगर हमने डाइस को रोल किया, थ्रो किया, तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा इवेंट जिसमें कि आउटकम वेल डिफाइंड हो, इनको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। दूसरा चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब जब हम कुछ इस तरह का अकरेंस अगर करते हैं और हम उसमें देखते हैं कि जो आउटकम्स हैं वे वेल डिफाइंड हैं, तो टोटल जो एज ए होल पॉसिबिलिटी होती है जो कि अनबायस्ड होता है, जिसमें टोटल आउटकम्स हम बता तो नहीं सकते कि किसी पर्टिकुलर इवेंट में क्या आउटकम होगा, बट ये वेल डिफाइंड होते हैं कि इसी सेट में से या इसी आउटकम में से कुछ रिजल्ट हमें मिलने हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो डाइस थ्रो करने का एग्जाम्पल या कॉइन थ्रो करने का एग्जाम्पल, इससे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी
शामिल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है। नेक्स्ट हम लोग टर्म देखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, या सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हों उसका अगर हम लोग सेट बना लेते हैं तो वो एक सैंपल स्पेस होता है। सो सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ all the possible outcomes during an experiment। करेक्ट। सिंपल एग्जांपल है, अगर हम लोग किसी डाइस को थ्रो करते हैं, थ्रोइंग अ डाइस, तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका जब हम कलेक्शन करते हैं, सेट बनाते हैं, इसका क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 या फिर 6। इसी सेट को हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं और सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। नेक्स्ट टर्म हमारा है इवेंट। इवेंट को हम डिफाइन करेंगे, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट क्या है, ये सेट या सबसेट, ये आप हमारे सेट्स चैप्टर के वीडियो में जाके क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोगों ने सेट्स पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन सेट्स का देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इवेंट क्या है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस का सेट है इसका सबसेट, सबसेट मीन्स इसी में से कुछ एलिमेंट लेकर के अगर हम एक छोटा सेट बना लें, जैसे हम एक सेट बना लेते हैं 2 4 एंड 6 का इवन नंबर्स का, तो हम कह सकते हैं ये एक इवेंट है इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग। करेक्ट। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई से। तो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ई और एस, इवेंट और सैंपल स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के हेल्प से किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको हम लिखते हैं पीई। जैसा कि हम लोगों ने देखा, प्रोबेबिलिटी मतलब अकरेंस की संभावना, चांसेस कि वो हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये काफी यूजफुल है और इसी के हेल्प से हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। पीई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। एन ई मीन्स number of elements in event, and S means number of elements in sample space। इसी केस में की बात अगर हम करें और हम कहते हैं कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इसमें इवन आउटकम्स आने के, इवन नंबर्स आने के कितने चांसेस हैं, तो सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सैंपल स्पेस हमें पता है, इसमें 6 नंबर्स हैं। एन एस इज इक्वल टू, एन एस लिखने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दिस इज 6। और ये इवेंट है, क्योंकि इस केस में हम इवेंट किसको ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की संभावना की, प्रोबेबिलिटी के चांसेस। तो 2 4 एंड 6 ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ ये 2 है, 4 है, 6 है। ये हमारा हुआ इवेंट। जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया था, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर हम एन ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई क्या लिखेंगे, 3। एन ई इज इक्वल टू 3। अब अगर हमारा क्वेश्चन है, हमारा रिक्वायरमेंट है ये पता करने का
कि जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें इवन नंबर्स आने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी समझ गए ना, चांस, संभावना। तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ई का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ 3 और एन एस का वैल्यू क्या है 6। दिस इज इक्वल टू हाफ। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यही हमारा आंसर है। वैसे समझने के लिए चाहें तो इसको आप दिस इज इक्वल टू 50% भी समझ सकते हैं। हाफ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 50% परसेंट के टर्म। इस तरह से किसी भी इवेंट के ऑकरेंस का, उसके आने की प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन या उस प्रोबेबिलिटी की मेथड से हम लोग कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ दो एक चीजें जो काफी नोट करने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का मतलब 100%। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का वो या तो 1 या 1 से कम होगा। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 से कम नहीं होगा। निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 होता है, उससे कम नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। इसलिए एक रिजल्ट हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर E और F कोई दो इवेंट हैं और हम ये दोनों का यूनियन का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। दिस इज PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। सेट थ्योरी के चैप्टर में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा भी था, याद होगा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी पर बेस्ड, इसी पैटर्न पर ये फॉर्मूला है। तो हम दो इवेंट ई और एफ का अगर यूनियन करते हैं, ये यूनियन इंटरसेक्शन आप सेट्स की थ्योरी में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज वीडियो में जाइए सेट थ्योरी के और देख लीजिए। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो मैं समझता हूँ ये काफी आसानी से आप समझ पा रहे हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई क्या होना चाहिए 0, क्योंकि नल सेट में अगर हम नल सेट को ही इवेंट लेते हैं ई की जगह पर, नल सेट ले रहे हैं तो एन ई बाई एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। अगर हम यहाँ इवेंट नल सेट लेते हैं तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से कुछ सिंपल रिजल्ट्स हैं इस टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें काफी अच्छी तरह से क्लियर हो रही हैं। और दो छोटे छोटे केसेस हैं इसी रिजल्ट पर। जैसे अगर किसी सैंपल स्पेस की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, इस केस में जैसे सैंपल स्पेस हमारा ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इवेंट की जगह सैंपल स्पेस ही यूज होगा। तो यहाँ एन ई बाई एन एस की जगह 6/6 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कैलकुलेट किया हुआ है हमने यहाँ पर, यहाँ ई की जगह अगर हम एस लेते हैं तो एन एस बाई एन एस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो किसी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और लास्ट में एक रिजल्ट हम लोग और डिस्कस कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ये सेट ए है
सीट थ्योरी में हम लोग नॉट ए को ए कॉम्प्लीमेंट समझते थे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, या इसको ए बार ऐसे भी लिखा जाता है। इस केस में दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ए इज इवेंट हियर, जैसे ई हम लोगों ने लिया वैसे ए यहां पर है। ए नहीं होने की कितनी संभावना है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, रिजल्ट्स हैं, जो हम लोग को मेमोराइज करने हैं, समझने हैं, और इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो वॉचिंग के लिए, और मैं समझता हूँ आपने मेरे चैनल हाईक्यू लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे।